नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा टॉपिक है हमारा एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, भारतीय कृषि फसलें, खरीफ फसल, रबी फसल और कौन से स्टेट में कौन कौन सी फसल उगती है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। भारतीय कृषि के कुछ मूल बिंदु, ठीक है, और जनगणना का पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छी तो लगेगी, मेहनत करते हैं हम, पीडीएफ भी नहीं अच्छी बनाते हैं। ठीक है, तो कृपया करके सपोर्ट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, भी देखते हैं। ये चालू करता हूँ मैं। चलिए देखिए, तो ये है मेरा चैनल डीएम पंडित। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए। देखिए, भारतीय कृषि, भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। ठीक है, श्रम शक्ति 48.9, आज का डाटा ये 2011 की जनगणना वाला। ठीक है, तो 48.9% श्रम कृषि पर आधारित है। ठीक है, और भारत देश की राष्ट्रीय आय का विकास करने के लिए कृषि ही बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कृषि का कृषि जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा योगदान होगा, भारत की जीडीपी उतनी अच्छी बढ़ेगी। भारतीय कृषि में भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। सोचो, कृषि से 14% की सहायता है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड जैसे बैंक की स्थापना की। आरआरबी का नाम है रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक, और नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड। चलिए, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे। ये है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म कभी आ सकती है। हरित क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। ये देखिए, हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में, उनको कहते हैं एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो मोरलोन ऐसे करके नाम है उनका, भी आगे पढ़ेंगे हम। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और वील नोन एज जेनेटिक एंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या, ये बहुत फेमस आदमी है। ठीक है, इनको अवार्ड मिले हैं अलग अलग इस टाइम। ठीक है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन, याद रखना। ठीक है, चलिए, भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन, यही है ऊपर वाले, स्वामीनाथन द्वारा प्राथमिक हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। पहली हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चलाई गई थी। पहले 67 में चलाई गई थी। इससे पहले युद्ध हुआ था हमारा 1965 में, याद है, जब लाल बहादुर शास्त्री से पाकिस्तान को हराया था हमने। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं एक एक डिटेल दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो एक एक डिटेल दे रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल जैसी खेती पे पड़ा, पर गेहूं के उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, याद रखना। विश्व में हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं डॉक्टर बोरलोग। मैंने बताया था ना, बोरलोग अभी ऊपर बताया था। डॉक्टर बोरलोग को क्या बोलते हैं हम? विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है। ये रे, चलो देख लो, ये दोबारा ये है स्वामीनाथन। ठीक है, अब चलिए देखिए, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ हरित क्रांति, ऐसे कई सारी क्रांति आई है विश्व में ना, अलग अलग समय पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले रुकिए यार, ये गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग क्रांति आई, तो उसमें से देखिए कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चली। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए चली, श्वेत क्रांति दूध के लिए चली, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए चली, पीली क्रांति तिलहन के चली, मतलब तिलहन मतलब तेल, और सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन के लिए, और गोल क्रांति आलू के उत्पादन के लिए। याद रखना, ये गोल और सुनहरी क्रांति, सुनहरी जूट और फल के लिए, गोल आलू और उत्पादन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देखते हैं। देखिए, केरला क्या क्या उगाता है। ये रहा हमारा इंडिया में जो केरला स्टेट है वो क्या क्या उगाता है। प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च, ये सारी चीज़ों को उगाता है। याद रखिएगा, याद रखना, केरला में क्या क्या उगता है? प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगे। एसएससी के लिए पेपरों से जुड़ी हम वीडियो बनाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि यार जैसे एक एक चीज़ देखते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस होती है। धीरे धीरे ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर आप एक साथ सोचोगे बढ़ने के लिए तो मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है? देखिए, उत्तर प्रदेश अपना फेमस है सबसे ज़्यादा गेहूं के लिए और गन्ना के लिए और दूध उत्पादन के लिए। तो बोला जाए सबसे अच्छा दूध उत्पादन गन्ना और गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सो वेरिड, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्रॉप्स है हेयर, मतलब सारी टाइप की क्रॉप्स है। गेहूँ भी उगता है, ठीक है, गेहूँ भी उगता है, बाजरा भी और गन्ना भी उगता है। ठीक है, तो ये देखिए, द स्टेट इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर स्पाइसेस, चिली, जिंजर, गार्लिक। ठीक है, और टर्मरिक भी उगता है यहाँ पे। ठीक है, हल्दी। एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जूट। देखिए, जूट और चावल का मस्त उत्पादक कौन है? अपना पश्चिम बंगाल, याद रखना। पश्चिम बंगाल में जूट और चावल उगता है, जूट और चावल।
आपसे पूछा जाए जूट और चावल, मान लो ममता बनर्जी अगर झूठ बोलती है तो क्या हो जाएगा, जूट। ठीक है, याद करने का तरीका है भाई। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जूट और चावल उगता है। चलिए अब नीचे पढ़ लेते हैं। IR20 चावल की किस्म का उत्पादन करने वाली कौन है, पश्चिम बंगाल ही है। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल उगाता है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश उगाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो पश्चिम बंगाल में भी होती है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल की भी कुछ फसलें देख रहे थे। एग्रीकल्चर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिगेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इनकी क्या है, 71.23 लाख फैमिलीज आर एंगेज इन फार्मिंग, मतलब इतनी सारी फैमिली फार्मिंग कर रही है। ठीक है, और हाउस होल्डिंग इतने। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में क्या क्या उग रहा है, टमाटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबिज, राइस, जूट, वीट, सब कुछ उग रहा है। सबसे ज़्यादा चावल उग रहा है, याद रखिए। ठीक है, अब चाय, चाय तो आप जानते हो असम में सबसे ज़्यादा चाय उगती है, तो चाय के लिए कोई पूछेगा तो असम में बारिश भी सही होती है। और यहाँ पे कौन सी खेती करी जाती है, झूम फार्मिंग, झूम खेती, झूम खेती। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है, ये है तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलते आगे। एग्रीकल्चर इन आसाम, आसाम का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ी सी देर में ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो से। अब इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है तो इसके लिए थोड़ा लाइक तो बनता है ना यार, प्लीज़ एक कमेंट तो कर दीजिए करें। ठीक है, एग्रीकल्चर इन आसाम। ठीक है, इन आसाम द सॉइल टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड क्लाइमेट आर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मेनली पैडी कल्टिवेशन। पैडी कल्टिवेशन होता है यहाँ पे, याद रखिए, पैडी कल्टिवेशन। ठीक है, और असम में क्या होता है, झूम खेती को पैडी कल्टिवेशन कहते हैं। रुके आगे चलता हूँ, रुको। ये देखिए असम में देखो राइस भी उगता है। ठीक है, मेजर राइस भी उगता है असम में। ठीक है, और असम में क्या स्टेट है, 27 लाख फैमिलीज क्या कर रही है, फार्मिंग कर रही है। देखिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लेंटी फार्मिंग होती है। ठीक है, और फास्ट और स्लो स्ट्रीमिंग रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, मतलब तेज और कम धारा वाली रिवर्स है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया स्टेट। सोया स्टेट मतलब सो नहीं रहा है, याद करने के लिए, सोया मतलब सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगता है। और आपको एक और बार बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी सोयाबीन में ही होता है। जो आपको मांस वास खाने की इजाज़त बताते हैं ना, वो सब गधा बना रहा है आपको। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही है। ठीक है, तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश है। और दलहन, दलहन मतलब दाल, तिलहन, तिल और तिलहन जैसे तिल वाले दाल, तिल और चना और कुछ दालें, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, पल्सेस। ठीक है, मध्य प्रदेश में उगता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन इज द कल्टिवेटेड स्टेट। मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोयाबीन स्टेट। ठीक है, ठीक है, सोया स्टेट। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगती है सरसों, याद रखना। अब आप सोचेंगे राजस्थान में सूखे में कैसे उग रही है, हाँ भाई उगती है यहाँ पे। तो राजस्थान में सरसों उगती है, याद रखिएगा। राजस्थान की एक पसंद फेमस क्रॉप है। ठीक है, और राजस्थान की स्कीम देख लीजिए। राजस्थान ये है हमारा, राजस्थान पधारो हमारे राजस्थान में क्या क्या उग रहा है राजस्थान में, देखते हैं। देखिए तो पल्सेस दाल उग रही है, गेहूँ उग रहा है, और कोरेस केरल्स उग रहा है, बाजरा उग रहा है, जवार उग रहा है, कॉटन उग रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़। और फील्ड ऐसी ऐसी है, ये देख सकते हैं आप, डाटा चाहिए आपको तो देखिए। गुजरात में देखिए, हमारा गुजरात में कपास और मूंगफली उगती है। मूंगफली देख रहे हो, गुजरात में उग रही है। मोदी जी के यहाँ मूंगफलियाँ खा रहे, तभी तो चाय पीते थे। ठीक है, याद करने के लिए। अब गुजरात का भी देख लेते हैं। देखिए गुजरात में टोटल 48.86 लाख लोग हाउस लैंड होल्डर्स है, ज़मीन के मालिक हैं। ठीक है, दोज हु हैव एवरेबल लैंड ऑन एवरेज 2.3 हेक्टर्स पर लैंड होल्डर है। ठीक है, गुजरात में क्या क्या उगता है देखिए। मेजर कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप ज़्यादा उगाते हैं। कैश देखिए दो तरह की दो तरह की फसलें होती है। एक होती है ऐसे ही, एक होती है कैश क्रॉप। एक होती है कैश क्रॉप और एक होती है जीवन निर्वाह क्रॉप। कैश क्रॉप होती है जो उसको नगद मिलता है, पैसा मिलता है जिन क्रॉप से। ठीक है, उन्हें कैश क्रॉप बोलते हैं। और ऐसी क्रॉपों को बोलते हैं नॉर्मल क्रॉप। तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, तंबाकू है, और क्या है, कमीन है और शीशम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उगती है। तंबाकू भी उगाते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे भारत का एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। ठीक है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आम उग रहा है, अंगूर उग रहा है, अरहर उग रहा है, प्याज उग रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और आम तो यूपी में भी उगता है, कहीं सोचो यूपी में नहीं उग रहा। ये बता रहा है सबसे ज़्यादा जो फेवरेट क्रॉप्स है। ठीक है, अब देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मेहनत लगती है ये सब करने में। और आशा करता हूँ आपकी नौकरी लगे, आपके घर परिवार खुशी से रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं केरला। केरला में क्या क्या उग रहा है भाई। केरला देखिए सबसे लास्ट वाला स्टेट है और ये बॉर्डर से लगता है। ठीक है, बॉर्डर से लगता है। केरला में रबर उगाई जाती है, रबर का उत्पादन होता है। गरम मसाले, दो तरह की रबर होती है, आपको पता होगा। एक सिंथेटिक होती है जो बनाई जाती है, और एक क्या होती है, नेचुरल रबर होती है। ठीक है, गरम मसाले उगते हैं। मसाले तो उगते ही हैं साउथ में, तभी तो अंग्रेज आए थे। देखिए काजू उगता है, नारियल उगता है, काली मिर्च उगती है, और कार्डमम की हिलता है, इलायची की यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए केरला में अलग अलग जगह। ठीक है,
पटैटो इडुक्की ज़िले में है, ठीक है। कैरेट इडुक्की ज़िले में, बीटरूट इडुक्की में, कैबेज इडुक्की में, टमाटो पलक्कड़ में, कॉलीफ्लावर वायनाड में, बीन्स इडुक्की में और ऑनियन पलक्कड़ में। अभी जो वायनाड है ना, ये याद रखना, ये वायनाड वही जगह है जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं सांसदी का। अभी इनका कैंसिल भी कर दिया था लेकिन फिर दोबारा जीत गए, मतलब सांसदी वापस आ गई, क्या ही करेंगे। आंध्र प्रदेश में हल्दी उगती है, हल्दी का उत्पादन अच्छा होता है, तंबाकू का उत्पादन अच्छा होता है, मक्का का उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है। एक नज़रिया मानना चाहिए। अब आपको देखिए मेन वाली चीज़, एक चीज़ दिखाता हूँ। खरीफ फसल, रबी फसल और जैद फसल। खरीफ, रबी और जैद 3 तरह की फसल होती है। खरीफ फसल उगती है मानसून में, हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें देखिए राइस उगेगा, ज़्यादा पानी के लिए राइस चाहिए होता है। जवार, बाजरा, सोयाबीन, कोकोनट, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ज़्यादा पानी। और रबी उगती है विंटर में, सर्दी में, ठीक है, अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। वीट मतलब गेहूँ, बारले, ग्रास, पीस और मस्टर्ड। और ज़ैद होती है जो क्या कब उगती है, समर में, गर्मियों में, कुकुम्बर, मेलन, वाटर मिनरल, मतलब पानी वाली फसलें जो ये पानी कम आती है। अब देखिए भारत में 3 प्रकार की फसलें, रबी, खरीफ और नगदी, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है रबी। रबी का मतलब क्या होता है, सूरज मान लो, है ना, सूरज। हमें अक्टूबर और नवंबर में किसकी ज़रूरत होती है, सूरज की तो होती है, क्योंकि ठंड का मौसम आ जाता है। तो याद रखिए अक्टूबर और नवंबर में कौन सी फसल होती है, जब सूरज की ज़रूरत होगी तभी होगी रबी फसल, ठीक है। रबी कब आएगा, जब सूरज की ज़रूरत होगी, अक्टूबर नवंबर सर्दी में। और खरीफ फसल कब होती है, खरीफ जब जून और जुलाई होती है, खूब गर्मी होती है, तब खरीफ फसल उग जाती है, ठीक है। गेहूँ, सरसों, मटर, चना ये सब सर्दी में उगते हैं। और चावल, बाजरा, सोयाबीन, कपास ये सब गर्मी में उगते हैं। और नकदी फसलें क्या होती है, तम्बाकू, गरम मसाले, रबड़, नकदी फसलें होती है। मैंने बताया था ना, नकदी फसल का क्या मतलब, नकदी जिनसे डायरेक्ट पैसा मिले। देखिए आप अगर गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ उगा के आपको, अब मान लें आपने 100 किलो गेहूँ उगाया अपनी ज़मीन पे, तो 100 किलो गेहूँ जो उगाया आपने, 1 कुंटल उगाया मान लें, तो उसको क्या आप सारा खाओगे, हाँ आप खा भी सकते हो सारा, आप रख सकते हो, आप खा भी लोगे, ठीक है, आटा बना के, उसमें कोई मुश्किल वाली बात थोड़ी है। लेकिन अगर मान लो आप 100 किलो तम्बाकू उगा देते हो, रबड़ उगा देते हो, वो तो खाली बेचने के लिए तो उगाते हैं, या गन्ना सारा थोड़ी खा लेते हैं, तो उनको नकदी फसल कहते हैं, जिनको बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो, है ना, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों, और ये मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी थी इस आज की वीडियो के लिए, प्लीज़ यार, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आशा करता हूँ आपकी नौकरी लगे और ऐसी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको और किसी सब टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छी PDF बना के आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, चलता हूँ, नमस्ते, टाटा, जय हिंद।